नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से। ये सवाल आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा, क्या है देखते हैं। ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख ए मुसाफिर, कभी सुना है क्या अंधेरे ने सवेरे को होने ना दिया। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूरज को उगने से अंधेरा रोक सके या सूरज के प्रकाश को अंधेरा दबा सके। हमेशा सूरज निकलता है, अंधेरा छट जाता है। यही अंधेरा जो आज आपकी तैयारी के रूप में आपके सामने है, जब सफलता का सूरज निकलेगा आपको नए सवेरे की ओर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, लगे रहिए, जुटे रहिए अपनी मेहनत में उस सवेरे के लिए जो आपको सफलता का सूरज देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हाल ही में चर्चा में रहा मलक्का जलडमरू किस दो प्रमुख समुद्रों को जोड़ता है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर सिंगापुर एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर, और इसकी राजधानी भी क्या है, सिंगापुर है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लॉरेंस वांग। यहाँ के जो पीएम हैं वो है लॉरेंस वांग। लॉरेंस वांग ये भारत की यात्रा पर है, और इन्होंने हमारे जो पीएम है, पीएम मोदी के साथ क्या की, नई दिल्ली में बैठक या मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर सहमति जाहिर की गई, जिसमें भारत और सिंगापुर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सहमति बनाई किस पर, भारत और सिंगापुर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर सहमति बनी है। अब इसमें होगा क्या, इसमें कुछ चीजों पर भारत और जापान आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें दोनों सहयोग करेंगे। तो जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हुई, एआई हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। तो ये क्षेत्र हैं जिन पर क्या हो गई, दोनों के बीच में साझेदारी होगी। या मानव रहित नौसैनिक वाहन हो गए, और क्या हो गए, मानव रहित नौसैनिक वाहन। जैसे आपने ड्रोन देखे होंगे, ड्रोन यूएवी, जो क्या है, मानव रहित एरियल वाहन है, यानी हवा में उड़ने वाले वाहन है। ऐसे ही नौसैनिकों के लिए वाहन, उनका भी इस पर सहयोग में शामिल किया गया है। या स्वचलन प्रणाली, जो अपने आप चलित प्रणाली है, स्वचलित जो अपने आप चलती हैं, वो स्वचलित प्रणाली पर भी सहयोग दिया जाएगा। अब इसी दौरान एक मुद्दे पर और बात हुई, वो था मलक्का जल संधि जो एक महत्वपूर्ण जल संधि है। इस पर जो सिंगापुर है उसने भारत की गश्ती योजना का समर्थन किया। तो यहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा वो था मलक्का जल संधि। और इस पर क्या किया है, जो भारत की गश्ती योजना है, गश्ती बोले तो निगरानी करने के लिए जो गश्त लगाते हैं, गश्ती योजना का क्या किया है, सिंगापुर ने समर्थन किया है। सिंगापुर कहता है कि ये भारत के जो गश्ती योजना है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि ये सही है, ठीक है। तो इसने समर्थन किया है, और ये कहां पर है, तो ये हमारे हिंद महासागर को कहां से जोड़ती है, तो दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। यानी जो हमारा हिंद महासागर का अंडमान सागर है, उसको ये दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। चलिए एक बार इसको मैप में देख लेते हैं कहां पर है। तो ये हो गया हमारा मैप, और यहां पर हो गया हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत।
भारत से अगर हम पूर्व की ओर चले तो यहाँ पर दो देश हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। इनके बीच जो जल संधि है उसको हम मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। चलिए जूम करके देखते हैं। तो अगर हम इसको जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कैसा? जैसा आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। इधर की साइड में कौन सा देश है? ये भारत हो गया। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच ये हमारा ये देश मलेशिया और नीचे वाला इंडोनेशिया। अगर मैं और जूम करूं तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। एक तरफ मलेशिया देश है और एक तरफ इंडोनेशिया देश है। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि मलक्का जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है अंडमान सागर को। अंडमान सागर जो किसका हिस्सा है? जो हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर का हिस्सा है और कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो किस सागर को जोड़ रही है? तो ये वाला सागर है जिसको जोड़ती है, इसका नाम है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अब आप बोलोगे कि सर ये दक्षिण चीन सागर कौन से महासागर का हिस्सा है? तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर का हिस्सा कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। यानी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी हुई? मलक्का जल संधि हुई। भारत के किधर है? तो भारत के पूर्व में यहाँ पर अंडमान निकोबार, जो इसके एकदम मुहाने पर स्थित है, यहाँ पर है। अब बात करें ये अलग किस किस को करती है? ये दो भूमि क्षेत्रों को अलग करती है। तो एक इधर है इंडोनेशिया और ऊपर है मलेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो हो गई हमारी मलक्का जल संधि। ठीक है। अब अगर बात करूं, यहाँ पर थाईलैंड भी है और थाईलैंड का कुछ भाग इस मलक्का जल संधि में पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, तो यहाँ पर थाईलैंड का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पूरी जानकारी। चलिए अब अगर बात करूं मैं मलेशिया की, वो इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और जो इसकी नई राजधानी बनने जा रही है, क्योंकि जकार्ता का अनुमान है कि ये कुछ दिनों बाद पानी में डूब जाएगी, तो इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया, यानी अपनी राजधानी को बदल दिया। और इन्होंने अब कहां बनाने की घोषणा की है? तो न्यू नुसंतारा, जो कहां पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर जो है, बोर्नियो द्वीप पर न्यू संतारा जगह, वहां पर अभी अपनी नई राजधानी बनाने जा रहे हैं। अगर बात करें इंडोनेशियाई मुद्रा की, तो इंडोनेशियाई रुपया, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हुई? इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा हुई। वहां बात करें अगर मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी ये हो गया हमारा मलेशिया, और इसकी राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। तो मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा हो गई। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको दोनों देशों के बारे में मिल गई। चलिए आज मैं आपके लिए कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, जो कई दिन से बाधित थे। आज से फिर यही प्रोसेस शुरू हो गया। हाल ही में भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, फ्रांस की कंपनी कौन सी है? सैफ्रॉन ने किस परियोजना के लिए जेट इंजन सह विकास निर्माण का फैसला किया है? यानी भारत के साथ सैफ्रॉन फ्रांस की कंपनी कौन से इंजन का मिलकर निर्माण करेगी? तो वो है एम का इंजन की फुल फॉर्म क्या है? कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। हाल ही में केरल ने किस परियोजना के तहत
खुद को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। तो इनकी एक परियोजना थी जिसका नाम था डीजी केरल। डीजी केरल योजना के तहत भारत का पहला राज्य जो डिजिटल है, डिजिटल रूप से पूर्णतः साक्षर राज्य कौन है, तो केरल बना है। हाल ही में अपर्णा ने किन शहरों के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है या निर्णय लिया है, तो उसने 3 शहर खोले हैं। कौन कौन से हैं? पटना, रायपुर और देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है, रायपुर छत्तीसगढ़ और पटना बिहार। तो यहाँ पर 3 क्षेत्रीय कार्यालय अपेडा ने खोलने की घोषणा की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 7 से 8 सितंबर के बीच 2025 की रात प्रसिद्ध ब्लड मून का कौन सा खगोलीय घटना है, हुई घटना कौन सी है? तो अभी क्या हुआ, 7 से 8 सितंबर को एक घटना घटी जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण घटना हुई। अब इस चंद्र ग्रहण की घटना में एक घटना होती है जिसे हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। किसको? तो इस घटना को हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये ब्लड मून होता क्या है। तो ये क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होने वाली घटना है। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, ठीक है। अब इस ग्रहण की जो प्रमुख बातें हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ये 82 मिनट तक ग्रहण चला है, यानी 82 मिनट का ग्रहण ये था, और 2025 का सबसे बड़ा ग्रहण, सबसे बड़ा और अंतिम, यानी 2025 में इसके बाद कोई ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ने वाला है। यानी 2025 का अंतिम ग्रहण था और 82 मिनट तक चला, तो 2025 में सबसे लंबा ग्रहण था। इसी दौरान ब्लड मून की घटना भी हुई, ठीक है। 2025 का सबसे बड़ा ग्रहण था और इसको कहां कहां देखा गया? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों में इसके यानी पूर्वी गोलार्ध में देखा गया। पूर्वी गोलार्ध में देखा गया। पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अगर हम लेटी हुई लाइनों में काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश। अगर ऐसे काटते हैं तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी को एक रेखा को 0 डिग्री इधर माना है और एक रेखा को 0 डिग्री इधर माना है। अब ये जो खड़ी रेखा है, इससे इधर वाला हिस्सा ईस्ट है और इससे इधर वाला हिस्सा वेस्ट। तो यहाँ पर जो गोलार्ध हुआ, ये वाला गोलार्ध, इस गोलार्ध में देखी जाने वाली घटना अभी ये घटी है। अब ये ब्लड मून होता क्या है, उससे पहले हम समझते हैं ये चंद्र ग्रहण क्या है। दोस्तों, जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य ये प्रकाश छोड़ता है, तो ये हमारा सूर्य है। अब ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। क्या नाम है? तो चंद्रमा। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य का प्रकाश को चंद्रमा पर जाने से पूर्ण तरह से रोक लेती है। यानी ये क्या करेगी, यहाँ से जो प्रकाश जाता है उसको रोक लेती है। तो इसको हम ग्रहण का नाम देते हैं, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर ये घटना चंद्रमा के कुछ हिस्से पर हो तो उसे हम आंशिक ग्रहण कहते हैं। अगर चंद्रमा पूरी तरह से छुप जाए सूर्य के प्रकाश से तो उसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर ये परावर्तन की क्रिया के द्वारा कुछ रंगों को छोड़ती है। वो रंग कौन से हैं? नीला और लाल। नीला और लाल परावर्तन के कारण, इन अपवर्तन के कारण इनको छोड़ती है। अब जब ये रंग चंद्रमा पर पहुंचेंगे, नीला रंग नहीं पहुंच पाता क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है।
जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था कि विबग्योर सबसे ज्यादा कम वायलेट का और सबसे ज्यादा रेड कलर का तरंग दैर्घ्य होता है। अब इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो ये सबसे दूर तक जाने वाला रंग है। अब जब यहाँ से लाल और नीला रंग चंद्रमा पर पहुंचेगा तो नीला तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम है और उसका फैलाव ज्यादा है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और उसका फैलाव कम है तो चंद्रमा तक पहुंच पाता है। इसी कारण चंद्रमा हमें उस समय लाल रंग का दिखाई देता है और लाल रंग का दिखाई देने के कारण वो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा पर खून उतर आया हो, इसीलिए हम उसे ब्लड मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया ब्लड मून की। आशा करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब ये देखिए, ये चंद्रमा है और एकदम कैसा लग रहा है जैसे रक्त में नहाया हुआ हो, इसीलिए इसे हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। ये घटना कब होती है, तो ये घटना हमेशा पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होगी। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ऐसा नहीं होता। साल में 2 से 3 बार ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो सकता है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत की दृष्टि के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो भारतीय सरकार चाहती है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उनको सुधार किए जाए, तो इसके लिए राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया गया, तो जब हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतरा था और उस पॉइंट को जहां पर वो उतरा हमने शिव शक्ति के नाम दिया, उसी दिन हम क्या मनाते हैं, तो अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोशल मॉड्यूल किस वर्ग के छात्रों के लिए जारी किया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को हमने अभी एनसीईआरटी की बुक्स में शामिल किया है, तो 3 से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं वो इसको अब अपनी किताबों में पढ़ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का आपके लिए, डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी उन्नत सामग्री तकनीकी उद्योग भागीदारों को हस्तांतरित की है। दोस्तों हमारी रक्षा उत्पादन में, यानी हमारे रक्षा के सामान बनाने के लिए हमारे यहाँ पर रिसर्च करने के लिए एक संस्था है जिसको हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है, तो इसके मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह इसके मंत्री है। अगर बात करें हम डीआरडीओ की, तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दिल्ली में है। इसका लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है, तो इसका लॉन्चिंग स्टेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये हुई जानकारी डीआरडीओ के बारे में। अब डीआरडीओ ने अपनी 3 उन्नत सामग्री को हस्तांतरित किया है। तो 3 उन्नत सामग्री, यानी 3 उन्नत सामग्री को हस्तांतरित किया है, यानी ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर किया है और किसे किया है, तो 3 कंपनियों को किया है, क्योंकि अभी डीआरडीओ चाहता है कि वो अपना ध्यान पूरा रिसर्च के ऊपर रखे। इसके लिए उसने अपनी तकनीकी को विकास करके भारत की कंपनियों को दिया है कि जिससे वो भारत के रक्षा क्षेत्र को उत्पादन को बढ़ा सके। अब वो कौन कौन से हैं, तो वो है मिसाइल तकनीक, मिसाइल रेडॉन तकनीक, डीएमआर 700 स्टील और डीएमआर HSLA स्टील। ठीक है, तो इन तीनों तकनीकों को उसने साझा किया है। अब ये तीनों तकनीक बनाई किसके द्वारा गई थी, तो इन तीनों तकनीकों का विकास DMRL हैदराबाद द्वारा किया गया। तो इनका विकास किसके द्वारा किया गया, इस तीनों तकनीक का विकास DMRL हैदराबाद द्वारा किया गया है, जो क्या है डीआरडीओ की एक लैब है, तो इसके द्वारा इसने इसका विकास किया गया है। अब तकनीक कौन सी है, तो जो इसने मिसाइल रेडॉन की तकनीक है
मिसाइल रेडॉन तकनीक है, ये इसने BHEL को ट्रांसफर की है। BHEL जो भारत की एक महारत्न कंपनी है, तो BHEL जगदीशपुर को ट्रांसफर की है। तो जगदीशपुर वाला जो प्लांट है उसको इसने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। दूसरी टेक्नोलॉजी DMR 1700, ये स्टील के लिए, यानी स्टील को मजबूत बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में जो हम स्टील का उपयोग करते हैं, उस स्टील को मजबूत बनाकर एक कंपनी को ट्रांसफर किया है, उसका नाम है JSPL जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड को इसने ट्रांसफर किया है। वहीं तीसरी तकनीक जो है DMR 249A और HSLA स्टील, यानी जो हमारी नौसेना जो इस स्टील का उपयोग करती है, उस स्टील के उत्पादन के लिए BSP एक कंपनी है, BSP जो सेल की कंपनी है, उसको ट्रांसफर की है। और ये भिलाई में इसका प्लांट है। कहाँ पर? भिलाई में इसका प्लांट है। तो ये तीनों तकनीक अभी DRDO ने विकास कर इनको ट्रांसफर कर दी गई है। बात करें DRDO की मुख्यालय हो गया, बाकी इसके जो DRDO के वर्तमान हेड हैं तो वो कौन है? अध्यक्ष इसके समीर कामत जी हैं। समीर कामत जी इसके वर्तमान हेड हैं। अगर बात करें इसकी DRDO की, तो ये इसका लोगो है, लोगो आप देख सकते हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बलश्यम मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक है, तो ये इसका ध्येय वाक्य हुआ। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन आज के आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। और जो रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ हुआ है? तो एक मिसाइल अभ्यास सस्टेनेबल पावर 4.04 ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। और ओमान की खाड़ी किसका हिस्सा है? तो हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर का हिस्सा है कौन सी? ओमान की खाड़ी। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस का जो आयुक्त है उनका नाम है सतीश गलोचा। ठीक है, तो इनको आयुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को किस पद पर नियुक्त किया? तो इनको मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य बनाया गया, पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। ये जो मौद्रिक नीति समिति है जो भारत में महंगाई को कंट्रोल रखती है, और इसने कहा है कि 4 ± 2 इतनी महंगाई होनी चाहिए, यानी 4 2 अधिक या 2 कम, यानी 2 से 6 के बीच महंगाई होनी चाहिए। इसका निर्माण कब हुआ था और किस समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति लाई गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई है। किसने दिलाई है? तो हमारे जो श्री चंद्रशेखर जी हैं, ये क्या बने हैं? जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, इसके CJ यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और इनको न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्यपाल का कार्य है कि वो किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति करे। अब अगर बात करूं मैं मुंबई हाई कोर्ट की, तो इसका गठन 1862 में किया गया। 1862 में 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया, कलकत्ता, एक मद्रास और एक मुंबई, KMM का गठन किया गया। इसके बाद इलाहाबाद का गठन होता है जो 1866 में हुआ था। अब जो ये मुंबई हाई कोर्ट है, इसके अधीन क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र इसके अधीन है, गोवा का क्षेत्र इसके अधीन है, और दादर नागर हवेली
और दीव तथा दीव और दमन, इनका क्षेत्र इसके अधीन आता है। यानी इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार है, तो हम मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में है। अब अगर बात करूं मैं हमारे यहाँ पर किसकी, तो हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, तो संविधान जो हमारा है, संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का जिक्र है, और भाग 6 में भी जो अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 के बीच हाई कोर्ट का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। यहाँ पर हमारा 214 अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। वहीं 231 कहता है कि दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा कहता है, तो अनुच्छेद 231 कहता है कि दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट कार्य कर सकता है। यानी एक हाई कोर्ट बना दिया, उसमें जितना क्षेत्र उसका निर्धारित किया जाएगा वो सारे क्षेत्रों के मामले या उनकी सुनवाई कर सकता है। तो इसमें एक राज्य भी हो सकता है और दो राज्य भी हो सकते हैं। तो एक राज्य होगा, ये कहा कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा 214 में। वहीं 231 कहता है कि कई राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर बात करूं इनकी नियुक्ति की, तो अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अगर कोई सामान्य न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस यही है, पहले चीफ जस्टिस का ही देख लेते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल इनकी शपथ दिलाता है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो ये मुख्य न्यायाधीश है, ये राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो सलाह किसकी होगी, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल होंगे, उस राज्य का राज्यपाल शामिल होगा, प्लस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर 2 न्यायाधीश शामिल होंगे। अगर सामान्य कोई अन्य न्यायाधीश है तो यहाँ पर CJI शामिल होगा, प्लस राज्य का राज्यपाल शामिल होगा। यहाँ पर एक होगा चीफ जस्टिस, यानी जो राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें शामिल होगा। तो अंतर चीफ जस्टिस और 2 मुख्य न्यायाधीश का है। अगर नियुक्ति की बात है किसकी, चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर नियुक्ति होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश सलाह देंगे। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो उन 2 न्यायाधीशों के स्थान पर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जहां पर नियुक्ति होनी है, वो इस सलाह को देने का कार्य करेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा मुंबई हाई कोर्ट, और इसमें अभी नियुक्ति हुई है चंद्रशेखर जी की, जिनको शपथ दिलाई है वहां के राज्यपाल राधा कृष्णन जी ने। अब बात करें हम महाराष्ट्र की, तो ध्यान से देखेंगे महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो ये भारत का पश्चिमी, यहाँ पर समुद्र है तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी बाउंड्री पर ये है राज्य, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो ये गुजरात से सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से, MP से है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, तेलंगाना से और कर्नाटक से, और यहाँ पर छोटा सा राज्य गोवा है। ठीक है, अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये इसको तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यहाँ के जो CM है वो देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के कौन है, तो CM है। अगर बात करूँ राज्यपाल की, तो राधा कृष्णन जी यहाँ के राज्यपाल हुए। अब अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क देखें, तो यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, और नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन
लगभग बन ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ के जो राज्य नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? चंदौली, संजय गांधी, ताड़ोबा, नवेगांव और गंगावन, ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। अगर बात करें यहाँ के नृत्य की, तो यहाँ पर कौन कौन से नृत्य या यहाँ पे कौन कौन से नृत्य गाए जाते हैं यानी किए जाते हैं? तो घोंगल लावनी यहाँ के प्रमुख है। घोंगल लावनी, लावनी सबसे अधिक पूछे जाने वाला नृत्य है। लावनी के बारे में कई बार सवाल बन चुका है कि लावनी कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ऐसे ही पोवाड़ा और लेजिम और पोवाड़ा, ये कहाँ के नृत्य हो गए? तो ये महाराष्ट्र के नृत्य है। अगर बात करूं यहाँ के त्योहार की, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं? तो गणेश उत्सव, यहाँ का गणेश उत्सव, जिसको अभी राजकीय उत्सव भी घोषित किया गया है। गुड़ी पड़वा, अगर आपसे पूछे गुड़ी पड़वा कहाँ पर मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, एक होता है खाडोबा महोत्सव, तो खाडोबा महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला उत्सव है। चलिए आगे देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। हाल ही में ओपन एआई ने पहला भारत में कार्यालय किस शहर में खोला है? तो दिल्ली में इन्होंने कार्यालय खोलने की अभी हाल ही में घोषणा की है। हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 में सैन्य अभ्यास किन देशों में आयोजित किया जा रहा है? ब्राइट स्टार 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। हवाई ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पीपीपी के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो 2038 तक बन सकता है। यानी परचेजिंग पावर इंडेक्स में, यानी सामान खरीदने की शक्ति भारत की मुद्रा में कितनी है, उसके आधार पर 2038 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना के बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में तूतीकोरिन बंदरगाह में इनोवेटर की गई हरित हाइड्रोजन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, एक बंदरगाह है कहां पर? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, तूतीकोरिन, और यहां पर हाल ही में एक हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो तमिलनाडु के कहां पर? तूतीकोरिन बंदरगाह पर। अब इस पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारे मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा अभी किसका उद्घाटन किया गया? हरित परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब ये मंत्री हैं, लेकिन किसके मंत्री हैं? तो ये हमारे जहाज रानी मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्री, यानी हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन और जल मार्ग मंत्री। तो कौन से मंत्री हुए? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हमारे क्या है? ये वाले मंत्री हैं। अब इन्होंने इसका हरित परियोजना का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन किस लिए किया है? कि जिससे हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया है, ऐसा करने वाला हाइड्रोजन परियोजना शुरू करने वाला तूतीकोरिन भारत का पहला बंदरगाह है, भारत का पहला बंदरगाह भी बन गया है। यानी इससे पहले ऐसा करने वाला कोई बंदरगाह भारत में नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेगा? हरित ऊर्जा को अपनाने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। क्यों शुरू करेगा? क्योंकि भारत ने
2023 में एक मिशन शुरू किया और इस मिशन का नाम था हरित हाइड्रोजन मिशन। हरित हाइड्रोजन मिशन। और इसका उद्देश्य है भारत को हाइड्रोजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। क्या है इसका उद्देश्य? तो भारत को जो हाइड्रोजन का उत्पादन है, उपयोग और निर्यात को वैश्विक निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। तो इसका उद्देश्य है हाइड्रोजन उत्पादन, उपभोग और निर्यात केंद्र बनाना। भारत को निर्यात केंद्र बनाना किसका? हाइड्रोजन उत्पादन का। हाइड्रोजन भारत यहाँ से निर्यात कर सके। साथ ही भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या रखा है? एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और वो लक्ष्य निर्धारण कब तक है? तो 2070 तक। यानी भारत ने कहा है कि 2070 तक हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम सोख लेंगे। ठीक है, तो ये भारत ने कहा है। ठीक, चलिए अब बात करें अगर तमिलनाडु की। चलिए तो बात करें अगर तमिलनाडु की, तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, जो श्रीलंका के पास स्थित है। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच एक जल संधि है जिसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि के नाम से हम इसको जानते हैं। यहीं पर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अगर बात करूं मैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के सीएम स्टालिन है और यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये तो पूरी जानकारी तमिलनाडु के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क में हमेशा आपको लिखाता हूँ, तो आपको हमेशा इनको रिवाइज करते रहना है, जिससे परीक्षा में हमसे अगर इसमें से सवाल बनता है तो हम उसे 100% करके आए। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो नेशनल पार्क है इसके मुद्दुमलाई। मन्नार की खाड़ी एक समुद्री नेशनल पार्क है, यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, गुंडी यहाँ की एक नेशनल पार्क है। साथ ही यहाँ के नेशनल पार्क इंदिरा गांधी और मुकुर्थी यहाँ के नेशनल पार्क हुए। तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। यहाँ के लोक नृत्य कौन से हैं? तो अगर बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो यानी लोक नृत्य यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम यहाँ का लोक नृत्य है और जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम शामिल है। कोलट्टम और कारगम। कोलट्टम और एक है कारगम। तो ये तीन यहाँ के क्या हुए? लोक नृत्य हुए। भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो केरल में कथकली और केरल का ही दूसरा है मोहिनी अट्टम। साथ ही तमिलनाडु का हमने अभी पढ़ा भारतनाट्यम कहाँ का हुआ? तमिलनाडु का। वहीं पर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अब ऐसे ही ओडिशी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। असम का क्षत्रिय कहाँ पर है? असम में। यूपी का कथक है। यूपी का क्या है? कथक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक बचा। एक कौन सा बचा है? उसका नाम क्या है? तो मणिपुरी। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। तो मणिपुरी।
तो ये हमारे 8 लोक यानी शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और शास्त्रीय। चलिए, हाल ही में 11 वर्ष पूरे किए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हमारी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसके माध्यम से सभी के खाते खुलवाए गए और वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में किया गया, तो ये कब शुरू हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। और अभी इसको कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 11 वर्ष इसको पूरे हुए हैं। रूस ने 2025 के अंत तक भारतीयों के लिए कितनी नौकरियां खोलने की योजना बनाई है? तो रूस, जो हमेशा ही भारत के से मित्रता निभाता रहा है, उसने एक बार फिर से मित्रता निभाई और 10 लाख नौकरियां भारत को देने का वादा किया है। प्रोजेक्ट आरोहन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में नीति आयोग ने किस वर्ष तक दालों का उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य रखा है? अभी क्या हुआ, जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है? एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है? तो सलाहकारी, यानी इसका कार्य क्या है? नीति निर्माण करना। नीति निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर, तो किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसकी क्या हुई? स्थापना की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होंगे। उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान सीईओ हैं। अभी इसने एक नीति जारी की है, जो किसके लिए है? तो दालों के लिए रणनीति बनाई है। और ये रणनीति क्या है? कि भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य है भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, यानी भारत जितना अपने यहाँ पर दालें खाता है, वो अपने यहाँ पर ही उनका उत्पादन करने लगे, यानी अपनी जितनी मांग है उसकी आपूर्ति भारत का किसान करे, ऐसी नीति पर कार्य कर रही है। अब इसने कहा है कि हमारे यहाँ पर 2030 तक का लक्ष्य है कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। वहीं 2047 का लक्ष्य इन्होंने रखा है दालों का उत्पादन दुगना करना, यानी जितनी आप आज दाल उत्पादित होती हैं उनको दुगना करने का लक्ष्य 2047 तक का इन्होंने रखा है। यानी 2047 तक हम उत्पादन कर देंगे। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान के आंकड़े जो 2022 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार भारत में 26.06 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन किया जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है, इसको 34.45 कर देना है, यानी 34.45 मीट्रिक टन उत्पादन को बढ़ा देना है। वहीं 2047 तक जब हम अपने उत्पादन को दुगना करेंगे, तो हमने उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 51.57 मीट्रिक टन हम उत्पादन करने लगेंगे, तब हम मानेंगे कि हमने अपनी उत्पादन क्षमताओं को दुगना कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी हो गया नीति आयोग ने ये दालों के उत्पादन को बढ़ाने की बात की है। तो डबलिंग इंडिया पल्स प्रोजेक्ट विजन 247 ये इसने रखा है। चलिए,
हाल ही में लिथुआनिया के प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा चुनी गई है। इंगा यहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। हाल ही में भारत और भूटान ने किस देश के सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं भारत और भूटान? तो कृषि। भारत जो भूटान का एक मित्र राष्ट्र है, कृषि उत्पादन में भारत का सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। हाल ही में दिल्ली कॉलेज छात्राओं के लिए यू स्पेशल बस, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए नहीं है, किसके लिए है? छात्राओं के लिए। तो छात्राओं के लिए क्या है? बस स्पेशल किसने जारी की है? तो यहाँ की जो सीएम है रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता किस क्रम की महिला सीएम है? दिल्ली की महिला सीएम है। तो महिला सीएम के तौर पर कौन सी है ये आपको बताने हैं। इससे पहले यानी कितनी महिला सीएम रह चुकी है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को स्क्रैचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्योंकि स्क्रैचर जो एक शूज ब्रांड है यानी जूतों का ब्रांड है, उन्होंने मोहम्मद सिराज को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में नियुक्त किए गए, जैसे जोमेटो ने किसको बनाया? तो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो ने नियुक्त किया। ओडिशा के जो ओशियस हैंडलूम है, उड़ीसा के ओडिशा के हैंडलूम, इसने माधुरी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो किसने? इसने किया। और इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, इंडियन गोल्फ ने किसको बनाया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया है। युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ ने बनाया है। वहीं ओकले ने किसको बनाया है? तो शुभमन गिल जो भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम के वर्तमान में कप्तान है, उनको नियुक्त किया गया है। फिक्की ने किसको बनाया? आयुष्मान खुराना, ठीक है, खुराना। और ये ही है हमारे फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो यही है हमारे फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। लेवीज ने किसको बनाया है? तो लेवीज ने दलजीत दोसांझ को बनाया है, ठीक है। वहीं फेडरल बैंक ने किसको बनाया? तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को। उसके बाद जो कर्नाटक सोप और डिटर्जेंट है, इसने किसको बनाया? तो तमन्ना भाटिया जी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं मालदीव टूरिज्म के लिए यानी मालदीव में अपने पर्यटन के लिए टूरिज्म के लिए कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं आई स्कूल में हमारे कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ओडी इंडिया जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा यानी भाला फेंक में कमाल करने वाले, जिन्होंने 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में चिन्हित कराया, उनको नियुक्त किया गया है। यूरिका फोर्ब्स ने किसको नियुक्त किया है? तो जो हमारी श्रद्धा कपूर हैं, इन्होंने इनको बनाया गया है, श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। तो ये हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में 2025 में नियुक्त किए गए। चलिए, तो ये है हमारे मोहम्मद सिराज, जिनको स्क्रैचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल किस मंत्रालय द्वारा द्वारा शुरू किया गया है? तो उम्मीद हम किससे लगा सकते हैं? तो ये हमारा अल्पसंख्यक
मंत्रालय। और इसके हमारे मंत्री वर्तमान में कौन है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपका इनका नाम लिखाया था। हाल ही में उर्जित पटेल को IMF ने किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बाल वाटिका टीवी चैनल किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, तो हमारे जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका अभी कार्यक्रम एक शुरू किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में थाईलैंड के नए PM प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है चाकासेम नीतिसारी। चाकासेम नीतिसारी यहाँ के कौन है, तो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ का राजा इनकी नियुक्ति करता है। थाईलैंड जो कहाँ पर है, तो जो एक भारत के पूर्व में स्थित देश है। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बैंकॉक। और यहाँ की जो किस लिए प्रसिद्ध है, बैंकॉक, तो लड़के अच्छी तरह से जानते होंगे कि बैंकॉक किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ की मुद्रा की, तो थाई बाट यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो थाई बाट यहाँ की मुद्रा होगी। अब अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि मैंने किन किन नियुक्तियों को आपको पढ़ाया था, यानी 2025 में जो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए तो कौन कौन थे। जैसे हमारे कनाडा में मार्क कोनी अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वहीं सिंगापुर में लॉरेंस वांग, सिंगापुर शायद मैंने आपको कल ही लिखवाया, तो सिंगापुर में कौन थे, तो लॉरेंस वांग यहाँ पर नियुक्त किए गए। वेनेजुएला इसमें कौन नियुक्त हुए, वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, तो निकोलस माद्रो यहाँ के नियुक्त हुए हैं। वेनेजुएला के निकोलस माद्रो हैं। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है जब भी कोई महिला राष्ट्रपति बने और वो भी पहली बने, तो वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नेटुम्बो नंदी इनका नाम है। कहाँ की बनी है, नामीबिया की पहली अध्यक्ष बनी है। आयरलैंड के कौन बने हैं, तो आयरलैंड के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है माइकल मार्टिन। क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है माइकल मार्टिन इनका नाम है। वहीं और कोई देश जैसे साउथ कोरिया में अभी लेजी यंग बने। लेजी यांग यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। चलिए, तो ये हैं अभी जो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, थाईलैंड कहाँ पर है, तो अगर हम देखें थाईलैंड भारत से अगर पूर्व की ओर चले, तो भारत से पूर्व की ओर आपको एक देश दिखाई देगा, ये है हमारा प्यारा भारत। और मैप देखने के लिए मैंने आपको बताया है, जहाँ से भी हमने मैप देखना होता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये वाली ईस्ट हो गई, ये वाली जगह वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। अगर हम भारत के ईस्ट में चलते हैं तो यहाँ देश पड़ता है थाईलैंड। भारत के बाद बर्मा, और बर्मा से बॉर्डर साझा करता है थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, चलिए, हाल ही में क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में TCA कल्याणी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो TCA कल्याणी है इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये हमारे CGA यानी महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त होने वाले। तो आप ये याद रखेंगे नाम, TCA कल्याणी CGA है। हाल ही में 25वें SCO सम्मेलन का
शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये तियानजिन चीन में आयोजित हुआ है। तियानजिन चीन में आयोजित किया गया है। हाल ही में युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो यूएसए के साथ भारत युद्ध अभ्यास करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंगीकर 2025 अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो अभी क्या है, जो हमारे शहरी आवास और कार्य मंत्रालय है, शहरी एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसने क्या किया है? इसने अभी अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हमारे यहाँ जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, जो क्या है, अर्बन शहरी 2.0 ये हुई। बाकी हर घर सूर्य उदय योजना ये हुई। इन सभी योजनाओं की जानकारी सभी लोगों को देना इसका उद्देश्य है, यानी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना किसका उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है, यानी जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। हमारे शहरी और कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हमारे मोहनलाल खट्टर जी हैं। मोहनलाल खट्टर जो कहाँ के हैं? हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो इन्होंने अभी इस योजना की शुरुआत की, ठीक है। और ये योजना कितने दिन के लिए चलाई जाएगी? तो ये योजना 4 सितंबर से 31 अक्टूबर यानी लगभग 2 माह के लिए चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बारे में क्या करना? जागरूकता फैलाना। ये क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हुआ। चलिए, तो ये हो गई योजना जिसमें घर के बारे में जितनी भी योजनाएं हैं, सूर्य घर बिजली हो या अन्य योजना, उनके बारे में हमें जानकारी देना। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में ई बस अपनाने के मामले में उड़ीसा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां स्थान, यानी इलेक्ट्रॉनिक बस स्थान अपनाने में उड़ीसा ने 5वां स्थान हासिल किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 के अनुसार एशिया में सबसे सुरक्षित यानी पीसफुल देश कौन सा है? तो सिंगापुर सबसे शांत देश है, ऐसा कहना है हमारे शांति सूचकांक का। हाल ही में RBI ने R गांधी को यस बैंक के किस पद पर पुनः नियुक्त किया है? तो हमारे जो RBI है उसने उसको क्या बनाया है? तो उसको गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसने किया है? तो RBI जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो RBI इसकी स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा यानी अधिनियम द्वारा 1935 को की गई और इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया, जो 1937 तक रहा और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो इसके पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? भारतीय अध्यक्ष जो बने वो थे CD देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है यस बैंक जिन्होंने अभी इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको करंट के अलावा करंट के रिवीजन, स्टैटिक्स, जीके तथा उससे जुड़े तमाम जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको कवर किया है। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो कृपया
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी करें। धन्यवाद।